नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खनिज पेटियों के बारे में। चूँकि मैं इंडियन ज्योग्राफी की जो श्रृंखला चला रहा था उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे खनिज पेटियों के बारे में। और एक खनिज का सेक्शन चलेगा जिसमें ये खनिज की श्रृंखला चलेगी, जिसमें प्रमुख खनिजों के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी खनिज हैं सबके बारे में, भारत में जो भी पाए जाते हैं सबके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए बात करेंगे सबसे पहले खनिज पेटियों के बारे में। तो आखिर भारत में कौन कौन सी खनिज पेटियां हैं, मतलब खनिज पेटियों का संदर्भ उन क्षेत्रों से जहाँ पर खनिज के क्षेत्र मतलब खनिज पाए जाते हैं उन क्षेत्रों से है। तो अगर जो भारत में देखेंगे तो खनिज पेटियों की अगर जो बात की जाएगी तो एक सबसे पहले आप पेटी देखेंगे तो यह उत्तर पश्चिम पेटी, जिसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। ये है, ये वाली है उत्तर पश्चिमी पेटी है, और ये वाली हो गई मध्यवर्ती पेटी। अब इसमें देखेंगे तो इसमें जो राज्य आते हैं वो आता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसमें आते हैं मध्यवर्ती पेटी में। तो देखिए महाराष्ट्र जो है वो उत्तर पश्चिमी पेटी और मध्यवर्ती पेटी दोनों में आता है। दक्षिण पश्चिम पेटी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत गोवा, कर्नाटक और केरल आते हैं। अभी हम इन सब पेटियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और यह छोटा नागपुर पेटी, ये वाली सबसे समृद्ध पेटी है। ये छोटा नागपुर, इसके अंतर्गत झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। और दक्षिण पेटी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। ये कौन सी? ये दक्षिण पेटी है। तो ये हो गई भारत की प्रमुख पेटियां। कितनी हैं? तो भारत की प्रमुख पेटियां 5 हैं। तो पांचों के प्रकार मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। अब एक एक पेटी के बारे में आइए देखते हैं, विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि आखिर किस पेटी की क्या खासियत है। तो सबसे पहले बात करेंगे खनिज पेटियों की। तो इसमें 5 भागों में विभक्त किया गया है। अब इसमें से पहली छोटा नागपुर पेटी। अब छोटा नागपुर की पेटी की बात करेंगे, इसके अंतर्गत कौन आता है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। अब इसमें अगर जो और देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा इस पेटी में मुख्यतः नीस और ग्रेनाइट शैलों से बनी हुई है। मतलब यह पेटी जो है वो प्राचीन नीस और ग्रेनाइट शैलों से बनी हुई। ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। एवं यह देश का समृद्धतम खनिज क्षेत्र है, मतलब इस क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ कोयला, यहाँ पर क्या कोयला, लौहयस्क, अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, बॉक्साइड, फास्फेट, यूरेनियम, तांबा, डोलोमाइट, चूना पत्थर, इल्मेनाइट आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से काइनाइट लगभग 100% यहीं पाया जाता है, लौहयस्क 93% है, कोयला 84% है, अभ्रक एवं क्रोमाइट 70% है और एस्बेस्टस 45% पाया जाता है। अब देखिए, वैसे तो जो फैक्ट मैंने बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है इसमें लेकिन परसेंटेज आपको इतना नहीं, लेकिन काइनाइट आप याद रख सकते हैं कि लगभग 100% है। और सबसे ज़्यादा जो है वो लौह अयस्क भी इसी पेटी में लौह अयस्क और कोयला पाया जाता है। अब इस पेटी को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि लौह अयस्क यहाँ 90%, 93% पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इस्पात पेटी भी कहते हैं। इस्पात कारखाना जैसे कुल्टी, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्नपुर आदि इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं, मतलब इसी पेटी के आसपास ही स्थित हैं। तो याद रखिएगा इस्पात कारखाने इसके आसपास हैं। इस पेटी को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश। अब रूर प्रदेश कहाँ है? रूर प्रदेश जो है वो कहाँ है? जर्मनी में है। जर्मनी में भारत का रूर प्रदेश, जो जर्मनी में है वो रूर प्रदेश। अब उसी की उपमा दी जाती है। क्या दी जाती है? उपमा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी लौह अयस्क का उत्पादन वगैरह होता है और इंडस्ट्री वगैरह खूब है, उसी से रिलेटेड इसको भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं। वो क्योंकि वो खनिज से समृद्ध क्षेत्र है रूर, इसीलिए जब कुछ उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी लगभग समानताएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको भी भारत का रूर प्रदेश बोल दिया जाता है। अब कुछ और फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे खान एवं खनिज अधिनियम कब का है? तो याद रखिएगा 1957 का है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण 1851 में इसकी स्थापना हुई। खनिजों की खोज एवं विकास करता है। खनिजों पर क्या होता है? राज्य सरकार का अधिकार होता है। केंद्र सरकार जो होती है वो अपतटीय क्षेत्रों का उत्पादन और खनिजों का नियमन करती है। अपतटीय क्या होता है? जैसे मान लीजिए भारत है, तो अगर जो अंदर का क्षेत्र है ये सब कैसा है? ये सारा क्षेत्र जो है वो राज्यों के अधीन आएगा जिस राज्य में, लेकिन जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र मान लीजिए जैसे बॉम्बे हाई वगैरह होगा, या मान लीजिए मुख्य राज्य की भूमि से थोड़ी दूरी पर तट पे कुछ पाया जाता है, तो वो उस पर क्या होता है? केंद्र सरकार का अधिकार होता है। खनिज अन्वेषण एवं निगम लिमिटेड, MECL, देखिए इसे फुल फॉर्म को भी आ सकता है, खनिज अन्वेषण एवं
निगम लिमिटेड MECL, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कहाँ हुई थी? नागपुर में हुई थी। भारतीय खान ब्यूरो 1948 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। ये सारे जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट। जैसे भारतीय खान ब्यूरो 1948 नागपुर में है, ये भी इंपॉर्टेंट। अब आगे जब देखेंगे तो दूसरी पेटी देखेंगे, तो दूसरी पेटी कौन सी है? मध्यवर्ती पेटी है। यह पेटी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली है। इस पेटी में मुख्य रूप से मैग्नीज, आगे मैग्नीज की जब बात करेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। बॉक्साइट, चूना पत्थर, संगमरमर, लिग्नाइट, अभ्रक, तांबा, ग्रेफाइट, लौहेस्क आदि उपलब्ध हैं इस पेटी में। तीसरे नंबर पर आती है दक्षिण पेटी। यह पेटी कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत है। कहाँ पर? कर्नाटक और तमिलनाडु में यह पेटी विस्तृत है। यहाँ होता क्या दक्षिण पेटी में? सोना, लोहा, तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज, अभ्रक, जिप्सम, बॉक्साइट, चूना पत्थर आदि इसमें पाया जाता है। उत्तर पश्चिम पेटी की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम पेटी की बात करें तो यह पेटी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में फैली है। इस पेटी में तांबा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक, मैग्नीज, एस्बेस्टस, नमक, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि के भंडार उपलब्ध हैं। किसमें? उत्तर पश्चिम पेटी में। दक्षिण पश्चिम पेटी की बात करेंगे, यह पेटी गोवा, कर्नाटक और केरल में फैली है। इसी कौन सी? दक्षिण पश्चिम पेटी। अब इसमें क्या है? इसमें जैसे इस पेटी में क्या पाया जाता है? इल्मेनाइट, जिरकॉन और मोनोजाइट। अब इसमें से मोनोजाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वो इसको तो याद ही रखना है। मोनोजाइट कहाँ पाया था? गार्नेट, लोहा, चूना पत्थर आदि इसमें उपलब्ध है। सारे आपको याद रखने हैं। इल्मेनाइट, जिरकान, मोनोजाइट, गार्नेट, ये सारे आपको याद रखना है। अब अन्य खनिज क्षेत्रों की बात करेंगे तो एक है हिमालय क्षेत्र। इसमें कोयला, बॉक्साइट, तांबा और चूना पत्थर आता है। गोदावरी बेसिन में खनिज तेल का उत्पादन होता है। बॉम्बे हाई खनिज तेल एवं गैस के लिए जाना जाता है। और एक है HELP, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसकी जो ये हुई थी मार्च 2016 की है, स्थापना हुई थी। इसमें क्या है कि ये तेल एवं गैस के अन्वेषण हेतु, मतलब कि अगर जो कोई खोज वगैरह की जा रही है तो उसके लिए, अगर उसके अन्वेषण हो तो खोज के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो HELP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गई पेटियों के बाद। अब इसमें से और जब हम देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पेटियाँ इतनी ही हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपको अब आने वाली वीडियोज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे खनिजों के महत्व के बारे में। खनिजों के महत्व मतलब खनिजों की परिभाषा देखेंगे, खनिज के महत्व वगैरह क्या है उनके बारे में देखेंगे। फिर हम लौहेस की बात करेंगे। लौहेस के बाद बात करेंगे मैग्नीज की, उसके बाद तांबा की, उसके बाद हम सोने की खान देख लेंगे, कोयला देख लेंगे, खनिज तेल देख लेंगे। ये सारे वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें से बिल्कुल कंटिन्यू जो वीडियो है वो खनिज के महत्व का वीडियो और लौह का और मैग्नीज का, ये बिल्कुल तुरंत एक एक दिन के अंतराल पे तीनों वीडियो आने वाले हैं। उसके बाद तांबा, सोना, कोयला और खनिज तेल आएंगे। ये टॉपिक जल्द से जल्द खत्म किए जाएंगे और ये श्रृंखला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें लगभग सारे जो भी आप किसी भी छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी भूगोल आता है, भूगोल चाहे वो एक सब्जेक्ट के तौर पे हो, चाहे वो एक जीएस के तौर पर आता हो, तो उसमें अगर जो आप इसमें सारे फैक्टों का संकलन किया गया है और सभी फैक्ट इसमें से इंपॉर्टेंट है, अगर जब आप इसको कर लेंगे तो आप उन सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, हैंडल कर लेंगे और सही भी हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश यही कीजिए कि जितने फैक्ट बताए जा रहे हैं इस सीरीज़ में उन सबको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब व्हाइट बोर्ड पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें फैक्ट जो होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। अब सीमित फैक्ट होने की वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए बोर्ड है, उसमें फैक्ट जो होते हैं वो सीमित होते हैं, उनको उससे ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता है। अब इस वजह से क्या होता है कि कुछ फैक्ट जो होते हैं वो छूट जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिए जाते हैं, कुछ फैक्ट छूट भी जाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें सारे फैक्टों का संकलन कर लिया गया है। अब इसमें आपको लगभग याद करने वाली चीज़ें हैं, अगर सारे फैक्ट आप याद कर लेंगे तो आप आसानी हो जाएगी। और सब कुछ फैक्ट इसमें दिए ही, आप नोट भी बना सकते हैं, नोट्स वगैरह बना लीजिए, आपको उससे आसानी मिलेगी पढ़ने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।